हेलो गाइज, वेलकम बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में पुनः स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे यूपी टेट में प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन हैं, जो कि बने हुए क्वेश्चन हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो कि आप देखेंगे आज की वीडियो में हम कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं और क्वेश्चन का क्या लेवल है, और जितने भी क्वेश्चन हैं उस क्वेश्चन से रिलेटिव भी क्वेश्चन के कवर करेंगे। क्योंकि अगर एक क्वेश्चन देख रहे हैं तो एक क्वेश्चन से कैसे कैसे क्वेश्चन तोड़ मरोड़ के पूछता है, सबको हम कवर करने वाले हैं। तो देखिएगा, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं, ये प्रश्न आपका बना है, ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिएगा कि बात करेंगे कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा सर्वाधिक वन जो होते हैं वह किस राज्य में पाए जाते हैं, और इसमें क्या क्या प्रश्न और बनते हैं, सबको हम कवर करेंगे। देखिएगा, सबसे ज़्यादा वन की बात करें तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। सबसे सर्वाधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं दोस्तों? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका कन्फर्म करेक्ट आंसर है। लेकिन इसमें प्रश्न ये भी बनता है, ध्यान रखिएगा, घने वन, सबसे ज़्यादा घने वन की बात करेगा तो आप ट्रिक लगाएंगे अरुणाचल प्रदेश पे। और एक बात और याद रखिएगा, प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन पूछेगा तो मिजोरम में। प्रतिशत के आधार पर पूछेगा तो मिजोरम में। और घने वन को बारे में पूछेगा, सबसे ज़्यादा भारत में घने वन कहाँ पाए जाते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन सर्वाधिक सबसे ज़्यादा वन के बारे में पूछेगा, सर्वाधिक वन कहाँ पे ज़्यादा है, तो मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। ये बात याद रखिएगा। 3 टाइप के क्वेश्चन आपको बता दिया, यहीं से ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। आगे देखिएगा, भारत में सबसे कम वन किस राज्य में पाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा घन और इसके बाद सर्वाधिक, सब चीज़ आप लोगों ने देखा। लेकिन बात करेंगे सबसे कम वन कहाँ पे पाए जाते हैं, तो सबसे कम वन जो पाया जाता है दोस्तों वो हरियाणा में पाया जाता है। याद रखिएगा, कहाँ पे दोस्तों? हरियाणा में। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, सबसे कम हरियाणा में। इस तरह आप लोग इसको याद रखेंगे। विश्व टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व टाइगर दिवस की बात करेंगे दोस्तों, तो विश्व टाइगर दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। भारत में कितने टाइगर हैं, कितने बाघ हैं, तो इस समय न्यू डाटा के अनुसार 3167 बाघ हैं दोस्तों। कितने हैं? 3167 बाघ हैं। इस बात को याद रखिएगा। जो कि पूरे विश्व में इंडिया में सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या है। कितनी है दोस्तों? 3167। इस बात को भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, यहीं पे आपको आगे हम बात करेंगे। आगे बात करेंगे कि घर के हानिकारक विकिरण का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? हीटर कि ट्यूब रोशनी, फैन की रंगीन टीवी। आपको याद है, आपके मम्मी पापा, माता पिता, हमारे भी माता पिता, सब लोग कहते थे कि टीवी पास से न देखा करो, या टीवी ज़्यादा से ज़्यादा न देखा करो, क्योंकि उससे अल्ट्रा वायलेट किरणें निकलती हैं। तो घर में हानिकारक विकिरणों का सबसे बड़ा स्रोत कौन है दोस्तों? रंगीन टीवी है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात को याद रखिएगा। आगे देखेंगे, फूलों की घाटी अवस्थित है। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि फूलों की घाटी कहाँ पे उपस्थित है? तो फूलों की घाटी है दोस्तों कहाँ पे? उत्तराखंड में। कहाँ पे है दोस्तों? उत्तराखंड में, जिसकी राजधानी क्या है? देहरादून है। ये बात याद रखिएगा। उत्तराखंड से एक क्वेश्चन और बनता है कि चिपको आंदोलन, आपको बता दें, उत्तराखंड से बनता है कि चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ, तो याद रखिएगा उत्तराखंड से संबंधित है चिपको आंदोलन। और उत्तराखंड की जो राजधानी है वो कहाँ है दोस्तों? देहरादून। ये बात को आप लोग याद रखिएगा। जितने भी टाइप के आपको क्वेश्चन बनने वाले हैं, रिलेटिव क्वेश्चन है, सभी को हम बात करेंगे। यहाँ पे देखिएगा, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। या आप लोगों का ईवीएस में बहुत बार प्रश्न पूछा है कि ग्रीन मफलर किससे संबंधित है। तो ग्रीन मफलर जो है दोस्तों वह किससे संबंधित है? यह जो है आपका ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। यहाँ पे साउंड पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण, जो ग्रीन मफलर होता है किससे संबंधित है दोस्तों? ध्वनि प्रदूषण से है। ये बात याद रखिएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। इससे ये भी क्वेश्चन बना है कि ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए कौन कौन से पेड़ लगाए जाते हैं। एक बार ये क्वेश्चन बना है, तो ये दोस्तों याद रखिएगा, आम हो गया, आपका नीम हो गया, और आपका अशोक हो गया। ये जो वृक्ष हैं ये लगाए जाते हैं ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए। तीनों को आप लोग बारीकी से याद रखेंगे, जानेंगे। सबसे ज़्यादा इसमें नीम और अशोक पूछा जाता है कि नीम और अशोक कैसे वृक्ष हैं जो ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए लगाए जाते हैं, ये रोडों के किनारे। इस बात को याद रखिएगा, या शोरगुल वाले स्थानों पे। आगे देखिएगा, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से। ये बात को याद रखिएगा। भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? इस बात को आप बताएंगे कि भारतीय गैंडा जो है वह काजीरंगा नेशनल पार्क जो है, ये इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, काजीरंगा नेशनल पार्क, जिसमें आप, यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भारतीय गैंडा के लिए। बात याद रखिएगा, गैंडों का यहाँ पे संरक्षण होता है काजीरंगा नेशनल पार्क में। इस बात को याद रखिएगा। गिर नेशनल पार्क में, आप इसको पता है, यहाँ पे देखिए गिर नेशनल पार्क पूछ देता है कहाँ पे है, तो गिर नेशनल पार्क आपका कहाँ पे है दोस्तों? गुजरात में। इस बात को याद रखिएगा। आगे देखिएगा, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? रेड मतलब लाल होता है, और लाल जो होता है वो खतरा का निशान है। किसका निशान है दोस्तों? रेड का मतलब खतरा, लाल।
लाल का प्रयोग खतरे में किया जाता है। और डाटा बुक, डाटा जो होता है एक प्रकार की, इसमें किसी चीज़ को संग्रहित किया जाता है, और बुक मतलब किताब होती है। तो मतलब लाल खतरे की किताब संबंधित कुछ बात ऐसे किया जा रहा है। तो विलुप्त के करीब जो जीव जा रहे हैं उनका इसमें अध्ययन किया जाता है। जो विलुप्त के करीब जीव जा रहे हैं उनको इसमें संग्रहित किया जाता है, किसमें? रेड डाटा बुक में। रेड डाटा बुक को जो होती है, इस संस्था का नाम है IUCN, इस बात को याद रखिएगा। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों? स्विट्जरलैंड में है। इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे, स्विट्जरलैंड में है। IUCN एक संस्था है, रेड डाटा बुक जो जारी करती है, और इसमें विलुप्त के करीब जो जीव जाते हैं उनका इसमें अध्ययन किया जाता है। 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? इस बात को आप लोग याद रखेंगे। जो 16 घास स्थल हैं दोस्तों वो पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? पश्चिमी घाट में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी घाट में 16 घास के मैदान पाए जाते हैं। आगे देखिएगा, गिर वन्यजीव अभयारण्य किस वन्यजीव का संरक्षण करता है? गिर वन्यजीव अभयारण्य, तो गिर वन्यजीव अभयारण्य शेर के लिए उपस्थित है, शेर के लिए है। और कहाँ पे दोस्तों? गिर फार गुजरात। गिर फार क्या है दोस्तों? गुजरात। गुजरात में है आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर वन्य अभयारण्य। और इसमें कौन से जानवरों को संरक्षित किया जाता है? तो शेर को, ये बात को याद रखिएगा। आगे देखिएगा, आगे देखेंगे दोस्तों कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो ये आपका देहरादून में। कहाँ पे दोस्तों? देहरादून में। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, देहरादून में है उपस्थित वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इस बात को याद रखिएगा। आगे देखेंगे, किस वर्ण की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आप लोग देखेगा और सब लोग इसको जानते होंगे। सब लोग कमेंट बॉक्स में इसको जरूर बताइएगा। क्लोरोफिल ऐसा हार्मोन है जिसके कारण जो पौधे की पत्तियां होती हैं दोस्तों वो कैसी होती हैं? हरी होती हैं, ग्रीन होती हैं। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान दीजिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। आगे देखिएगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में बनाया गया। कब बनाया गया दोस्तों? 1986 में। इसको याद रखिएगा, ये आपको याद करने वाली चीज़ है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी, ये बात याद रखिएगा, लखीमपुर खीरी में है आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। या ऐसे भी पूछ देता है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में पाया जाता है, किस राज्य में है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। और भी अंदर तक पूछेगा तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में है दोस्तों? लखीमपुर खीरी में है। कहाँ पे दोस्तों? लखीमपुर खीरी में है। आगे देखिएगा, केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड की जो स्थापना है, बात करेंगे कि स्थापना कब की गई है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, इसको CPC से दर्शाते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो CPC है इससे इसको दर्शाया जाता है। और यह कब की गई थी? 1974 में, केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में। कहाँ है दोस्तों? न्यू दिल्ली में है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो हेड क्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। और इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। जो सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा, समझिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, जलवायु परिवर्तन का कारण है। जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव है। एक आप देखिएगा, यहाँ पे आपको बता रहे हैं, यह विवादित क्वेश्चन है। आयोग ने ग्रीन हाउस गैसों को इसका आंसर माना था। और कितने बच्चों ने लगाया था उपयुक्त सभी पर? प्रदूषण, ओजोन परत का क्षरण, ये भी जलवायु परिवर्तन का कारण हो सकता है। लेकिन आयोग ने जो आंसर माना था वह ग्रीन हाउस गैस को माना था। लेकिन इसमें ध्यान दीजिए, ओजोन परत क्षरण इससे कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, प्रदूषण से मतलब नहीं है। जलवायु परिवर्तन का कारण होता है ग्रीन हाउस गैस से। ये बात को आप लोग याद रखिएगा, यही आयोग ने भी आंसर माना है। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? याद रखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस प्रथम बार 1973 में मनाया गया। कब मनाया गया? 5 जून को। 5 जून 1973 को मनाया गया। इस उपलब्ध में 5 जून को पर्यावरण दिवस भी मनाते हैं, इस बात को याद रखिएगा। आगे देखिएगा, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? आप लोग शुरू से ही पढ़ते आए हैं कि शुष्क बर्फ जो है दोस्तों वह कार्बन डाइऑक्साइड का रूप है। CO2 को क्या बोलते हैं? शुष्क बर्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? शुष्क बर्फ बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होती है और इसी को क्या बोलते हैं? शुष्क बर्फ बोला जाता है, इस बात को याद रखिएगा। आगे देखिएगा, आगे दिया है कि अखबार में कौन सा विषैला तत्व पाया जाता है? अखबार में कौन सा विषैला तत्व पाया जाता है? तो अखबार में जो विषैला तत्व पाया जाता है दोस्तों वो लेड पाया जाता है। लेड को दर्शाते हैं PB से, ये बात याद रखिएगा, PB से। किससे दोस्तों? PB से। आप कहेंगे कि अखबार में कैसे पाया जाता है? तो अखबार में नहीं पाया जाता दोस्तों। अखबार में जो स्याही होती है जिसको लिंक बोलते हैं, उस लिंक में मिलाया जाता है, क्या मिलाया जाता है? लेड मिलाया जाता है, शीशे का मिश्रण मिलाया जाता है। और याद रखिएगा, इस अखबार में ही सब लोग जागरूकता फैलाते हैं कि
अखबार में कोई भी खाना को रख कर ना खाएं, इससे लोगों को दिक्कत होती है, परेशानी होती है। इसमें एक जहरीला पदार्थ पाया जाता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। अखबार में विषैला तत्व है कौन, तो लेड है, इसको पीबी से दर्शाते हैं। आगे देखिएगा, घरेलू मवेशी तथा भेड़ किस हरित गृह गृह गैस के उत्पादन के लिए उत्तरदायी हैं। तो घरेलू मवेशी हो गई गाय भैंस आदि, या आपका भेड़ हो गया, ये आप इसको याद रखिएगा। यह जो होती है इससे कौन सी गैस निकलती है, मेथेन, मेथेन निकलती है, जिसको CH4 से दर्शाते हैं, ये बात याद रखिएगा। मेथेन गैस है, यह दलदली स्थानों पर भी मिलती है, दलदली स्थान पे, बात याद रखिए, जहाँ पे सड़न गड़न जैसी स्थिति आती है, जैसे घरेलू मवेशी जहाँ पे बादी छोड़े जाते हैं, जहाँ पे वे अपने गोबर आदि करते हैं, वहाँ पे, या भेड़ जहाँ पे उपस्थित होता है, वहाँ से निकलती है मेथेन गैस, ये बात याद रखिएगा। और मेथेन गैस हरित गृह गैस के उत्पादन के लिए उत्तरदायी है, इस बात को भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, रक्त कैंसर किस औद्योगिक रसायन से होता है। तो रक्त कैंसर की बात करेंगे, रक्त कैंसर जो होता है वो बेंजीन से होता है। किससे होता है दोस्तों, बेंजीन से, जिसका सूत्र होता है C6H6, इस बात को आप याद रखिएगा। और इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, इसके उपयोग में ध्यान दीजिएगा, रक्त कैंसर को दूर करने के लिए कोबाल्ट से इसका उपचार किया जाता है, या रेडान से, इस बात को याद रखिएगा। कोबाल्ट से या रेडान गैस से इसका उपयोग किया जाता है रक्त कैंसर का, मतलब प्रयोग करके, और इसको दूर किया जाता है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किस गैस को वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है। किस गैस को वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है, इस बात को याद रखिएगा। ऑक्सीजन, ओजोन, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ऑक्सीजन तो है नहीं दोस्तों, इसका तो प्रयोग किया जाता है, ओजोन से तो इसका मतलब है नहीं, नाइट्रोजन तो अपने वायुमंडल में पाया ही जाता है, ठीक ना। नाइट्रोजन, यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन 78% पाया जाता है, नाइट्रोजन जो होता है वो कितने परसेंट, 78%। ऑक्सीजन जो होता है वो कितने परसेंट, 21%। इसी प्रकार अन्य गैस 1% पाई जाती है। लेकिन जो आप याद रखिएगा, वायुमंडलीय प्रदूषक किसे मानेंगे, SO2 को मानेंगे। किसको मानेंगे दोस्तों, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अगर ये न रह के क्या रह दे, CO भी रहे, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, तो इसको मानेंगे, ठीक। अगर ये दोनों हैं तो सबसे पहले CO को मानेंगे, ठीक ना, ये बात याद रखेगा। वायुमंडलीय प्रदूषक, सबसे ज़्यादा वायुमंडलीय प्रदूषक CO है, जो कि गाड़ी और वाहन के साइलेंसर से धुएं से निकलता है। आगे देखिएगा, पौधों को वायुमंडल का शुद्धिकरण कहा जाता है, क्योंकि इसमें होती है, क्या होती है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखिएगा, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, ये इंपॉर्टेंट है, और यही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये सभी के साथ सभी बच्चे गए होंगे, लेकिन ये नहीं होगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो होती है, श्वसन की क्रिया तो ये करता है, लेकिन याद रखिएगा शुद्धिकरण क्यों माना जाता है, क्योंकि यह वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करता है। यही आयोग ने भी क्वेश्चन माना है, मैं आयोग के क्वेश्चन के आधार पर आपको आंसर इसका बता रहा हूँ और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। तो जंगली हाथियों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, ये बात याद रखिएगा। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य, जो कि कहाँ पे है दोस्तों, यूपी में है। बादीपुर अभ्यारण्य कहाँ पे है दोस्तों, तो यह है आपका कर्नाटक में, याद रखिएगा, सभी को बता दे रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मानस अभ्यारण्य कहाँ पे है दोस्तों, तो मानस अभ्यारण्य असम में है। और जो पेरियार पेरियार है वो कहाँ पे है दोस्तों, केरल में। कहाँ पे है दोस्तों, केरल में। और यहाँ पे पूछा है कि जंगली हाथियों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, तो पेरियार अभ्यारण्य, जो कि केरल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ये बात याद रखिएगा। धुएं से आँखों को जलन पैदा करने वाला होता है, क्या होता है, धुएं से आँखों को जलन पैदा होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड से। किससे होती है दोस्तों, नाइट्रिक ऑक्साइड से। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। CO से भी निकलता है, ये भी बात याद रखिएगा, इससे भी जलन होती है आँख को, ये बात याद रखिएगा। गाड़ियों के साइलेंसर से निकलता है, लेकिन यहाँ पे आपका नाइट्रिक ऑक्साइड दिया है, तो इससे यही आपका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, झूम खेती होती है, कहाँ पे होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, झूम खेती। झूम खेती जो होती है वो वन काट कर किया जाता है, वन काट कर उसको वन काट कर वहीं पे गिरा कर उसको जला दिया जाता है, जलाने के बाद उसको छोड़ दिया जाता है, छोड़ देने के बाद उसको मिट्टी को उलाट कर उसमें बीजों को छिड़क दिया जाता है, और इस प्रकार खेती की जाती है। उस खेती को झूम खेती कहते हैं। यह भारत के कौन से राज्य में उगाई जाती है दोस्तों, तो मेघालय में। कहाँ पे दोस्तों, मेघालय में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत के मेघालय में किया जाता है झूम खेती, ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ उपस्थित है, इस बात को आप लोग बताएंगे। तो आप लोग इसको जब देखिएगा तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो कि कहाँ पे उपस्थित है, ये बात को आप लोग देखेगा तो ये भोपाल में उपस्थित है। कहाँ दोस्तों, भोपाल में। भोपाल की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी है, ये बात याद रखिएगा। MP की राजधानी है भोपाल की राजधानी, ये बात याद रखिएगा। इसमें आप लोगों को एक बात और बताएंगे, इसकी स्थापना कब की गई थी, 1882 में। कब की गई थी दोस्तों, 1882 में, इस बात को याद रखिएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो है कि भोपाल में उपस्थित है। और कब स्थापना की गई थी, 1882 में, इस बात को याद रखिएगा, MP का हिस्सा है।
आगे देखिएगा, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, 27 सितंबर को। कब दोस्तों, 27 सितंबर को, इस बात को याद रखिएगा। अब जैसे जैसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। उसी तरह 22 मई को जैव विविधता दिवस, ये भी कई बार पूछा हुआ है, तो इसलिए हम इस आंकड़ों को आपको बताते रहते हैं। 1 तारीख को मजदूर दिवस, 22 तारीख को जैव विविधता दिवस, 16 तारीख को पूछ देता है क्या मनाया जाता है, 16 तारीख को मनाया जाता है ओजोन दिवस, 29 जुलाई को बाघ दिवस। ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट जो दिवस हैं मैं आपको बता दिया, इसको भी आप लोग याद रखिए। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, माधव राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उद्धव माधव। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान आपके मध्य प्रदेश में उपस्थित है। कहाँ पे है दोस्तों, मध्य प्रदेश में। कहाँ पे दोस्तों, याद रखिए एमपी, मध्य प्रदेश में। यहीं पे उपस्थित है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, यहीं पे उपस्थित है अमरकंटक राष्ट्रीय उद्यान, और यहीं पे है आपका माधव राष्ट्रीय उद्यान। तीनों यहीं पे है मध्य प्रदेश में, कान्हा, अमरकंटक और इसके बाद आपका माधव, तीनों याद रखिएगा मध्य प्रदेश में उपस्थित है राष्ट्रीय उद्यान। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे उपस्थित है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में उपस्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे उपस्थित है, ये एक बार क्वेश्चन पूछा है आपके यूपी टेट में, तो राजस्थान में उपस्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट था। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही धमाकेदार वीडियो आप देखना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़ जाइए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।